हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। सो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राजर्षि क्लासेस में। तो आज हम लेके आए हैं 8th स्टैंडर्ड साइंस का चैप्टर नंबर 10, सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। इसका ये सेकंड पार्ट है। तो अगर अब तक आपने इस चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि अगर आपने सब्सक्राइब किया या बेल बटन को क्लिक किया तो आपको इसका पहला भाग भी मिल जाएगा और आगे आने वाले सभी ये जो चैप्टर है वो भी आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं हमारा लेसन नंबर जो है 10, सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स का सेकंड पार्ट। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल देखा था हमने, प्लांट सेल और एनिमल सेल जो है, और उसके ऑर्गेनल्स जो है, ऑर्गन्स जो है उसके बारे में भी पढ़ा हमने, जैसे कि सेल वाल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको डिटेल हमने पढ़ा था। उसके बाद में जो है हमने साइटोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ा, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में भी जो है हमने जो है थोड़ा सा पढ़ा था। उसमें न्यूक्लियस का जो वर्क है वो पढ़ा था हमने। तो आज हम देखने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ओके, सो थिंक अबाउट इट। हाउ मेनी टाइप ऑफ पाइपलाइंस आर देयर इन योर बिल्डिंग्स और होम? तो आपके जो घर में जो पाइपलाइन होती है वो किस प्रकार की होती है? एक तो नल वाली पाइपलाइन होती है जो पानी आता है हमारे घर में, या फिर एक गैस पाइप जो होता है आजकल बड़े बड़े सिटियों में वो भी दिया जा रहा है। तो इस तरह की जो है मतलब बाहर से जो भी आने वाला जो सिस्टम है वो उस तरह की पाइपलाइन होती है। और एक जो है ड्रेनेज पाइप होती है जिसमें कि हमारा वेस्ट जो भी है वो जो है गटर में या फिर इधर उधर चले जाता है। तो इस तरह के जो है ड्रेनेज पाइप और जो है बाहर से आने वाला जो है नल का पाइप वगैरह जो हमारे यहाँ पे फिटिंग होती है उसकी। ओके, सो व्हाट आर देयर फंक्शंस? उसका काम भी मैंने जो है अभी बताया आपको। अगर ये नहीं होते तो क्या होता? ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है, मतलब पानी आ रहा है नल से, तो वो आना बंद हो जाएगा, हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ठीक से नहीं होगा। तो ऐसा ही कुछ काम जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी होता है। ओके, द ऑर्गेनेल्स विच कंडक्ट वेरियस सब्सटेंसेस इनसाइड द सेल इज कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो ऑर्गेनल्स है, ये जो ऑर्गन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है? ये जो है ट्रांसपोर्टेशन का ही काम करता है। बहुत सारे जो सब्सटेंस है सेल को जो लगते हैं वो ट्रांसपोर्ट करने का काम ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। सो एंडोप्लाज्मिक reticulum has a net-like structure consisting of interconnected miniature tubes and sheets filled with fluid। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर है। ये आप देख रहे हो, ये नेट लाइक जो स्ट्रक्चर है इसका। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर होता है और ये जो है इंटरकनेक्टेड होता है। ये दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये इंटरकनेक्टेड होता है ट्यूब से, एंड शीट फिल्ड विथ फ्लूइड्स। और ये जो दिख रहा है ये शीट जैसा, तो ये शीट जो है और ये जो ट्यूब जो है उससे इंटरकनेक्टेड होते हैं और उसमें क्या होता है? फ्लूइड्स होता है, ठीक है। मतलब एक कुछ लिक्विड होता है उसमें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कनेक्टेड टू न्यूक्लियस फ्रॉम इनर साइड टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटर साइड। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इनर साइड में जो है कनेक्टेड किससे हो रहा है? ये न्यूक्लियस से हो रहा है, दिख रहा है आपको ये। और आउटर साइड में जो है ये यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है, सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है कनेक्ट होता है। यहाँ पे जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज राइबोसोम ग्रैन्यूल्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि ये जो दिख रहे हैं डॉट डॉट आपको, ये जो है राइबोसोम्स है। और ये जो है एक ग्रैन्युलर जैसा होता है इसका शेप। तो इससे जो है ये जो पार्ट दिख रहा है आपको वो रफ दिखेगा। तो इसीलिए जो है इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और ये जो है इसके आउटर सरफेस पे होता है, ठीक है। और ये जो बाहर का जो साइड दिख रहा है इस पे ग्रैन्यूल्स नहीं दिख रहे हैं हमको यहाँ पे। तो इसे जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट,
functions of a endoplasmic reticulum. It is the framework that supports cell. तो ये जो है एक फ्रेमवर्क है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये फ्रेम के जैसे, तो इट इज़ अ फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट सेल, और ये जो है सेल को सपोर्ट करता है। मतलब ये फ्रेम वर्क जो है वो पूरे सेल में होता है, जिससे कि ये सपोर्ट करता है सेल को। कंडक्टिंग ऑफ अ प्रोटीन, और ये राइबोसोम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, मतलब प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। देन टॉक्सिन्स that have entered the body through food, air and water are made water soluble by endoplasmic reticulum and then फ्लश आउट बाय द बॉडी। तो टॉक्सिन्स जो भी हमारे शरीर में आते हैं फूड से, एयर से या फिर वाटर से, तो उसको जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, वाटर सोलुबल कर देता है, मतलब उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको वाटर सोलुबल कर देता है, और जो है बाद में फ्लश कर देता है, मतलब बॉडी के बाहर जो है उसको फेंक देता है। ठीक है, ये भी जो है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। व्हाट मटेरियल आर यूज्ड टू पैक योर फेवरेट बिस्किट एंड चॉकलेट, थिंक अबाउट इट दिया है यहाँ पे। तो कौन सा मटेरियल जो है पैकिंग के लिए, चॉकलेट या बिस्किट को पैकिंग के लिए यूज़ किया जाता है? तो आपको मालूम है जो बटर पेपर यूज़ किया जाता है, या फिर प्लास्टिक पेपर्स जो है, या फिर पैकिंग के लिए जो है पैकिंग के अलग अलग पेपर्स आते हैं वो यूज़ होते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ अ पैकिंग डिपार्टमेंट ऑफ एनी फैक्ट्री? फैक्ट्री में जो भी पैकिंग का काम होता है, तो वो जो पैकिंग डिपार्टमेंट बोला जाता है उसे, उनका काम क्या होता है कि सभी जो प्रोडक्ट बनते हैं उसको अच्छी तरह से पैक करके फिर वो मार्केट में सेंड करने का। ठीक है, तो नेक्स्ट ऐसा ही कुछ काम जो है पैकिंग जैसे डिपार्टमेंट का काम होता है, वैसा ही काम जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का होता है। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स का यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। So it is made up of a 5 to 8 hollow and flat sacs placed parallel to each other. ये complex, it is made up of a 5 to 8 hollow and flat sacs placed parallel to each other. तो ये जो है 5 to 8 नंबर में होते हैं, और ये जो है एक के पीछे एक जो है ऐसे रखे जाते हैं सैक्स के जैसे, और ये जो है हालो होते हैं, मतलब अंदर से खाली होते हैं। ठीक है, सो दिस सैक्स आर कॉल्ड अ सिस्टर्नी, और ये जो सभी पूरे जो सैक है इसको सिस्टर्नी कहा जाता है। ठीक है, एंड आर फिल्ड विथ अ डिफरेंट एंजाइम्स, और इसमें जो है एंजाइम्स फिल्ड होते हैं। मतलब एंजाइम का काम क्या होता है कि वो जो है कोई भी केमिकल रिएक्शंस होती है उसमें जो है हेल्प करने का काम करता है, तो ये एंजाइम्स जो है इसमें फिल्ड होते हैं। द प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर एनक्लोज्ड इन वेसिकल्स which comes towards Golgi complex via cytoplasm. The protein coming from endoplasmic reticulum. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो भी हमने ऊपर देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ये राइबोसोम्स होते हैं, तो इसका काम क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करने का। तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होने के बाद में जो भी प्रोटीन जो है बाहर आता है, वो जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स की तरफ जो है साइटोप्लाज्म से जो है होता हुआ गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास में आता है। ठीक है, तो दे fuse with the formation phase of the Golgi membrane and empty their content in the cisternae. और ये जब साइटोप्लाज्म से बहते हुए गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास में जो आता है तब ये जो है फॉर्मेशन फेज में होता है, ये से जो है ट्रांस फेज भी कहा जाता है। तो इसमें जो है ये गोल्गी मेम्ब्रेन के पास में आके ये इसके जो भी कंटेंट्स है, मतलब वो जो मतलब प्रोटीन्स के बैग्स जो वहाँ से आ रहे हैं कॉस्मिक रेटिकुलम से, तो वो जो है सैक्स जो है वो यहाँ पे आके जो है पूरा
मतलब ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो है सभी कंटेंट जो है एम्प्टी कर देते हैं, मतलब खाली कर देते हैं। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो है साइटोप्लाज्म से बह के जो आता है, कहाँ से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, और फिर यहाँ पे आके ये पूरे कंटेंट जो है अपने एम्प्टी कर देता है सिस्टर्नी में। ये जो सिस्टर्नी है, इसमें जो है वो एम्प्टी कर देता है, ठीक है। as they pass through the cisterni, they are chemically modified with the help of enzymes। और इसमें जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो है एंजाइम्स भरे होते हैं। ये जो वेसिकल्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए हुए, तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स के जो सैक्स है उसमें से जब जाते हैं, तो इसमें जो भी एंजाइम होता है, मतलब ये जो सैक है इसमें जो भी एंजाइम होता है उससे जो है ये केमिकली मॉडिफाइड होता है, मतलब इसमें कुछ रिएक्शंस होती है, और ये फिर ये जो वेसिकल्स है ये जो है कुछ मॉडिफाइड होते हैं, मतलब इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, एंड देन दे अगेन पैक्ड इन द वेसिकल्स, और फिर जो है फिर से ये जो है मतलब यहाँ से पास होकर यहाँ से ये जो है पास होकर ये सीस फेज में जो है आते हैं, मतलब ये जो ट्रांस फेज है यहाँ से जो है ये सीस फेज में जाते हैं कुछ मॉडिफाइड होके, मतलब उसमें केमिकली कुछ रिएक्शंस होती है और वो मॉडिफाइड होके जो है आगे जाते हैं, और जब ये आगे जाते हैं तब इसे फिर से पैक किया जाता है, मतलब फिर से ये जो है वेसिकल्स जो है बन जाते हैं, लेकिन मॉडिफाइड वेसिकल्स बन जाते हैं, और ये फिर जिसको ज़रूरत है सेल में वहाँ पर ये जो है चले जाते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, तो दे आर अगेन पैक्ड इन द वेसिकल्स, दिस वेसिकल एग्जिस्ट फ्रॉम द मैच्योरेशन फेज, और ये जो है फिर मैच्योर्ड होके जो है मैच्योर फेज में चले जाते हैं और एग्जिट करते हैं यहाँ से, मतलब गोल्गी कॉम्प्लेक्स से एग्जिट करते हैं, ठीक है। द सिस्टर्नी वर्क लाइक अ पैकेजिंग डिपार्टमेंट, तो ये जो सिस्टर्नी का वर्क क्या है, पैकेजिंग का जो वर्क होता है पैकेजिंग डिपार्टमेंट का, वैसे ही जो है इसका ये काम होता है, ठीक है। दैट पैक्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये पैक कर देता है वेसिकल्स को, और जो है फिर यहाँ से वो ट्रांसपोर्ट कर देता है जिसको चाहिए होता है, ठीक है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत है। देन फंक्शंस, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द सिक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल, तो ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो जो है सिक्रेटरी ऑर्गन है, मतलब ये कुछ ना कुछ सिक्रेट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार का ये जो है ऑर्गन है। इट मॉडिफाइज सॉर्ट एंड पैक्ड मटेरियल सिंथेसाइज इन द सेल, ये क्या करता है, मतलब मॉडिफाइज करता है, मतलब जो वैक्यूल्स आते हैं उसे उसको जो है फिर से एंजाइम के साथ में जो केमिकल रिएक्शन होके मतलब मॉडिफाइड करके फिर उसे जो है आगे भेजता है, उसको फिर से जो है वेसिकल्स में पैक करके वो मटेरियल जो है वो आगे भेजता है, जैसे कि एंजाइम्स है, म्यूकस है, प्रोटीन्स है, पिगमेंट्स है, तो इस तरह के जो है मटेरियल वहाँ से बनके वो जो है फिर आगे बढ़ते हैं। एंड डिस्पैच देन टू अ वेरियस टारगेट, और ये डिस्पैच होता है फिर, मतलब यहाँ से जो है जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे वो जो है डिस्पैच होना शुरू हो जाता है वेरियस टारगेट्स पे, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लाइसोसोम एट्सेट्रा। कहाँ पे जाता है ये, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाता है, लाइसोसोम में, लाइसोसोम के बारे में भी हमको आगे पढ़ना है, तो ये जो है अलग अलग ठिकाने पे जो है जाते हैं। सो इट प्रोड्यूस्ड वैक्यूल्स एंड सिक्रेटरी वेसिकल्स, तो ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिक्रेटरी वेसिकल्स, मतलब ये जो न्यू मॉडिफाइड वेसिकल्स जो तैयार हो रहे हैं वो कुछ ना कुछ सिक्रेट करके जो है आगे बढ़ रहा है, तो ये सिक्रेटरी वेसिकल्स को जो है प्रोड्यूस करता है, और वैक्यूल्स भी जो है प्रोड्यूस करता है, जिसका मतलब काम क्या होता है कि फूड स्टोर करना या फिर वेस्ट प्रोडक्ट को जो है मतलब स्टोर करने का काम जो है वैक्यूल्स का होता है, ये जो है प्रोड्यूस करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल वॉल,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लाइसोसोम। और ये जो है किसको हेल्प कर रहा है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स सेल वॉल को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और लाइसोसोम को जो है हेल्प इन द फॉर्मेशन होने के लिए सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और लाइसोसोम को ये हेल्प करता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, यहाँ पे जो है एक साइंटिस्ट के बारे में बताया गया है, कैमिलियो गोल्गी डिस्क्राइब द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिस्क्राइब किसने किया था? कैमिलियो गोल्गी नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने किया था। ही डेवलप्ड द स्टेनिंग टेक्निक कॉल्ड ब्लैक रिएक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ इट ही स्टडीड नर्वस सिस्टम। उन्होंने जो है इन्होंने जो एक स्टेनिंग टेक्निक जो यूज़ की थी उसको ब्लैक रिएक्शन कहा जाता है, और उसके हेल्प से जो है उन्होंने स्टडी की थी नर्वस सिस्टम की। ही वॉन द नोबेल प्राइज ऑफ 1906 अलॉन्ग विद सैंटियागो सेजल फॉर द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्वस सिस्टम। तो इन्होंने जो है इनको जो है 1906 को जो है नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था, और इन्होंने नर्वस सिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ अ नर्वस सिस्टम के बारे में जो है स्टडी की थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है लाइसोसोम्स। What happens to agricultural waste after a few days when it is dumped in a compost pit? ये जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है उसको अगर कुछ दिनों के लिए हमने कहीं रख दिया तो वो क्या होगा? मतलब उसको एक गड्ढे में जो है हमने डाल दिया तो क्या होगा? वो जो है मैन्यूअर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ड्यू टू अ वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल ऑर्गेनिक वेस्ट इज जनरेटेड, लाइसोसोम डाइजेस्ट द वेस्ट। तो लाइसोसोम का भी जो है कुछ ऐसा ही काम है, मतलब जो भी वेस्ट है उसको जो है मतलब डाइजेस्ट करने का। सो ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी इन द सेल, सेल में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है मतलब डाइजेशन का काम होता है, रेस्पिरेशन का काम होता है, ये सब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो सेल में होते रहती हैं तो उससे जो है ऑर्गेनिक वेस्ट भी जो है उसमें जनरेट होता है। कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह जो है उसमें होते रहती है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में, तो उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट भी जनरेट होता है। तो लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोसोम डाइजेस्ट द वेस्ट, वो जो वेस्ट है उसको वो जो डाइजेस्ट करता है। सो लाइसोसोम्स आर अ सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। ये दिख रहा है, ये सिंगल मेम्ब्रेन जो है सिंपल सिंगल मेम्ब्रेन सैक जो है ऐसा स्ट्रक्चर होता है लाइसोसोम का, और फील्ड विद अ डाइजेस्टिव एंजाइम। और इसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है फील्ड होते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? इम्यून सिस्टम, मतलब हमारी जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रांग करने का काम जो है ये लाइसोसोम करते हैं। कैसे? इट डिस्ट्रॉयड वायरसेस एंड बैक्टीरिया दैट अटैक द सेल। मतलब हम सेल पर जब भी वायरसेस का और बैक्टीरिया का अटैक होता है तो ये जो सैक है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारी इम्यून सिस्टम को जो है ये स्ट्रांग करता है। ठीक है, लाइसोसोम। देन डिमोलिशन स्क्वाड्स, इट इज डिस्ट्रॉय बॉर्न आउट सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स एंड ऑर्गेनिक डेब्रिज। तो ये जो है जो भी सेल है, सेल ऑर्गेनेल्स मतलब सेल के कोई भी ऑर्गन्स जो है वो बिना काम के है, मतलब उसका कुछ भी जो है काम नहीं हो रहा है, ओल्ड हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो इसको ये क्या करता है? मतलब डिस्ट्रॉय कर देता है लाइसोसोम। मतलब कि वो जो बिना काम की वो जो जगह उसने ली रही होती है वो खाली कर देता है। एंड देन सुसाइड बैग्स, इसको जो है सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है। व्हेन अ सेल बिकम्स ओल्ड और इट डैमेज, लाइसोसोम बर्स्ट एंड एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल। तो कभी कभी क्या होता है, सेल्स जो है ओल्ड हो जाते हैं, वो जो है डैमेज कंडीशन में आ जाते हैं, तो ऐसे वक्त में उसमें का जो लाइसोसोम्स है वो जो है बढ़ जाता है और बर्स्ट कर देता है उसको, उस सेल को, और एंजाइम जो है डाइजेस्ट कर लेता है उसके खुद के सेल में।
ठीक है। सो ड्यूरिंग स्टारवेशन लाइसोसोम डाइजेस्ट स्टोर्ड प्रोटीन एंड फैट। तो जब स्टारवेशन होता है तब लाइसोसोम्स क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन्स और फैट उसमें जो होते हैं वो जो है यूज़ करते हैं अपने बॉडी के लिए। मतलब स्टारवेशन मतलब कभी कभी खाना नहीं मिलता है, मतलब अगर 1-2 दिन अगर खाना नहीं मिल रहा है, तो उसमें जो लाइसोसोम्स में जो भी स्टोर्ड प्रोटीन और फैट होते हैं वो जो है यूज़ में आ जाते हैं। ठीक है। तो इस तरह के का काम जो है लाइसोसोम का होता है। नेक्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सो विच कैन यू टेल विच टाइप ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रन द फैन, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रिक बल्ब। तो कौन सी एनर्जी लगती है फैंस, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने के लिए। तो वेयर इज दिस एनर्जी प्रोड्यूस, और वो कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो जो एनर्जी जो है फैन, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक बल्ब्स को जो है लगती है वो क्या है, वो है इलेक्ट्रिक एनर्जी लगती है, इलेक्ट्रिसिटी लगती है। सो वेयर इज दिस एनर्जी प्रोड्यूस, ये एनर्जी जो है थर्मल पावर स्टेशंस पे जो है पे बनती है और वहाँ से ट्रांसफर होती है हमारे घर पे। सो ईच सेल रिक्वायर्ड एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो हर एक सेल को जो है एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है प्रोड्यूस करता है। अंडर द इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप अ माइटोकॉन्ड्रिया इज सीन एज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप में अगर इसको देखा माइटोकॉन्ड्रिया को, तो ये जो है कैसे दिखता है, डबल मेम्ब्रेन दिखता है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये ऊपर का मेम्ब्रेन है और ये जो है अंदर का मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन्स जो है इसके हमको वो दिख रहे हैं। ठीक है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस एंड द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो आउटर मेम्ब्रेन जो ये दिख रहा है हमको वो कैसा है, पोरस है, मतलब इसको जो है छोटे छोटे पोर्स जो है वो होते हैं। लेकिन ये इनर मेम्ब्रेन जो दिख रहा है हमें ये डीपली फोल्डेड है। मतलब ये ऐसे दिख रहा है आपको, ये ऐसे डीपली जो है फोल्डेड होता है ये। तो दिस फोल्ड्स आर कॉल्ड क्रिस्टी। और ये जो फोल्ड्स है इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है क्रिस्टी। ओके। द इनर कैविटी इज फिल्ड विथ अ प्रोटीनेशियस जेल लाइक मैट्रिक्स कंटेनिंग राइबोसोम, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स एंड डीएनए। ओके। तो ये जो इनर कैविटी जो है वो किससे भरी होती है, प्रोटीनस सब्सटेंस से भरी होती है। वो जो है जेल लाइक होता है, उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। ये जो अंदर का जो दिख रहा है आपको ये मैट्रिक्स है। ओके। प्रोटीनस सब्सटेंसेस है वो, और जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसमें क्या क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होते हैं एंड डीएनए होता है। तो डीएनए जो है सिर्फ एक तो न्यूक्लियस में होता है या फिर जो है लाइसोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है होता है। ठीक है। मतलब खुद का जो डीएनए जो है इसमें होता है। देयरफॉर इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन प्रोटीन। तो इसमें जो ये मैट्रिक्स होता है जिसमें राइबोसोम, फॉस्फेट और ग्रैन्यूल्स और डीएनए होते हैं, सो ये जो है क्या प्रोड्यूस करते हैं, अपना खुद का प्रोटीन्स जो है वो जो है प्रोड्यूस करते हैं। विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्साइड्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन द सेल। तो एंजाइम्स के हेल्प से ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है कि मतलब बाहर जो सेल में जो भी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स होते हैं तो उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। द एनर्जी रिलीज इन द प्रोसेस इज स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ
ATP। तो ये जो फैट और कार्बोहाइड्रेट जो सेल में होता है उसको ऑक्सीडाइज करके जो है एनर्जी जो है रिलीज होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और वो जो है स्टोर्ड करके रखा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के जरिए जो है उसको स्टोर करके रखा जाता है। प्लांट सेल्स हैव लेस माइटोकॉन्ड्रिया देन एनिमल सेल। एनिमल सेल जो है मूव करते हैं इधर उधर, इसलिए उसको जो है बहुत सारी एनर्जी लगती है, तो इसलिए जो है माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में ज़्यादा होते, सॉरी एनिमल सेल में ज़्यादा होते हैं, और प्लांट सेल में जो है ये क्वांटिटी उसकी कम होती है। ठीक है। फंक्शंस टू प्रोड्यूस एनर्जी रिच कंपाउंड, मतलब कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी रिच कंपाउंड ATP जो है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है के रूप में जो है एनर्जी रिच कंपाउंड जो है तैयार रखता है। सो सिंथेसिस ऑफ अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एटसेट्रा बाय यूजिंग द एनर्जी इन ATP। और ATP के जरिए ही जो है प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, वो भी जो है तैयार करने का काम जो है माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है। सो यहाँ पे दिया है माइटोकॉन्ड्रिया आर अब्सेंट इन आरबीसीज। जैसे कि हमने देखा था कि न्यूक्लियस जो है अब्सेंट होता है आरबीसीज में, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है अब्सेंट होते हैं आरबीसीज में, रेड ब्लड कार्पस्कल में। ड्यू टू दिस द ऑक्सीजन विच इज कैरिड बाय देम इज नॉट यूज्ड फॉर देमसेल्फ। तो इसकी वजह से जो है ऑक्सीजन जो है वो कैरिड बाय देम, ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है और जो है मतलब यूज़ करता है अपने खुद के लिए भी, और जिस सेल को ज़रूरत होती है तो वो उसको जो है वो देता है। ठीक है। यूज़ योर ब्रेन पावर। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ अ फोल्डिंग ऑफ अ इनर मेम्ब्रेन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो फोल्डिंग मेम्ब्रेन्स होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ये हमने यहाँ पे देखा था, तो इसका क्या यूज़ होता है, ये क्यों फोल्डिंग जो है होता है, इसके बारे में जो है हमको वो बताना है। तो ये जो फोल्डिंग्स है, फोल्डिंग की वजह से जो है ये बहुत ज़्यादा स्पेस जो है कवर कर रहा है, और इससे जो है ये मतलब बहुत ज़्यादा स्पेस कवरिंग करने की वजह से भी जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है रिएक्शन में, और केमिकल सिक्रीशन भी जो है इसमें ज़्यादा होता है, और ये जो है मतलब उतना ही एक्टिवली वर्क करता है। ठीक है। तो ये उसका रीज़न है। नेक्स्ट जो है वैक्यूल। तो वैक्यूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे अभी। तो वैक्यूल आर द स्टोरेज सैक ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। तो ये जो वैक्यूल्स है वो सेल में होते हैं, तो ये जो है एक स्टोरेज सैक है, मतलब ये स्टोर करने का काम जो है करते हैं फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। क्या स्टोर हो रहा है इसमें, सॉलिड कंटेंट या फिर लिक्विड कंटेंट। दे डोंट हैव एनी टिपिकल शेप और साइज। इसका कोई टिपिकल शेप नहीं होता है, और इसका साइज भी जो है मतलब एक टिपिकल नहीं होता है, कैसे भी होता है इसका साइज। ओके। द स्ट्रक्चर्स ऑफ द वैक्यूल्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेल। और जैसे ही सेल की नीड होती है उस प्रकार से जो है इसका साइज भी जो है चेंज होते जाता है सेल के नीड के हिसाब से। ओके। वैक्यूल इज बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, और ये जो है सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है। ठीक है। फंक्शन क्या है वैक्यूल्स का, टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। तो ये जो है मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, मतलब बाहर का जो वाटर अंदर जब जाता है तो उसको जो है अगर उसमें बहुत ज़्यादा वाटर होगा अंदर, तो जो है ये स्टोर करके रखता है, जो एक्स्ट्रा जो वाटर अगर अंदर जाता है तो वो स्टोर करके रखता है सेल में। ठीक है। तो इस तरह से जो है ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर को सेल के। ओके। टू स्टोर्ड मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट एंड एंड प्रोडक्ट, जैसे कि ग्लाइकोजन है, प्रोटीन है, वाटर है, एट्सेट्रा। ये क्या करता है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो भी मतलब डाइजेशन वगैरह होता है, तो जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स जो ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको जो है यहाँ पे वो स्टोर करके रखता है। और जो भी एंड प्रोडक्ट्स होते हैं इसको भी यहाँ पे स्टोर करके रखता है, जैसे कि ग्लाइकोजन है, प्रोटीन है, वाटर है। ठीक है। इन एनिमल सेल
दे स्टोर्ड वेस्ट प्रोडक्ट एंड फूड। और एनिमल सेल में जो है वैक्यूल्स का काम क्या होता है, ये मतलब कि वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करके रखते हैं और जो है फूड को भी जो है स्टोर करके रखते हैं। वाइल इन अमीबा इट स्टोर्ड फूड बिफोर डाइजेशन। तो अमीबा में जो है मतलब डाइजेशन के पहले जो है फूड को स्टोर करने का काम जो है ये वैक्यूल्स करते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स आर फुल ऑफ सेल सैप एंड प्रोवाइड्स टर्जिडिटी रिजिडिटी टू देम। और प्लांट सेल में जो है वैक्यूल्स जो है फुल ऑफ सेल सैप से भरा होता है। और ये जो सेल को जो है प्लांट सेल को जो है टर्जिडिटी देता है और रिजिडिटी देता है, ठीक है, उसको स्ट्रॉन्ग जो है बना के रखता है। नेक्स्ट जो है प्लास्टिड्स। Why are plant leaves green and flower red, yellow, orange and or blue? तो प्लांट जो है वो जो है ग्रीन, प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो ग्रीन कैसे होते हैं और फ्लावर्स रेड, येलो और ऑरेंज, ब्लू ऐसे अलग अलग कलर के कैसे होते हैं? सो द ऑर्गेनेल्स विच गिव सच कलर इज प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट सेल, इट इज कॉल्ड प्लास्टिड। तो जो ऑर्गेनेल्स जो है प्लांट सेल में होते हैं, जो ये मतलब लीव्स को ग्रीन रखते हैं, फ्लावर को रेड, येलो, ऑरेंज, ब्लू ऐसे अलग अलग कलर्स देता है, तो वो है प्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड्स हैव डबल मेम्ब्रेन एंड आर ऑफ टू टाइप। और प्लास्टिड जो है डबल मेम्ब्रेन होता है, मतलब हमने ऊपर भी देखा है डबल मेम्ब्रेन, जो माइटोकॉन्ड्रिया भी देखा हमने, तो वैसे ही प्लास्टिड भी जो है डबल मेम्ब्रेन होता है एंड आर टू टाइप, और ये जो है दो टाइप के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिया है कलर ऑफ द प्लांट पार्ट एंड पिगमेंट। तो जैसे कि प्लांट के जो भी पार्ट है उसके कलर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और वो किस पिगमेंट से आते हैं वो यहाँ पर दिया है। जैसे कि लीव्स का ग्रीन कलर होता है वो किससे आता है, क्लोरोफिल से आता है। देन ऑरेंज जो कैरोट का कलर होता है वो किससे आता है, कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से। देन येलो कलर जो होता है फ्लावर्स का वगैरह, तो वो किससे होता है, ज़ांथोफिल्स की वजह से होता है। देन पर्पल ब्लू कलर जो होता है वो किससे, कौन से पिगमेंट से आता है, एंथोसायनिन, ओके। देन डार्क पिंक जो है जैसे बीट का कलर होता है वो, तो ये कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, बेटालिन की वजह से होता है, ठीक है। देन ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ये जो है ल्यूकोप्लास्ट जो है वाइट और कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं ये, और क्रोमोप्लास्ट जो है वो कलर्ड प्लास्टिड होते हैं। मतलब कलर देने का जो काम होता है वो क्रोमोप्लास्ट का होता है, और कलरलेस प्लास्टिड भी जो है होते हैं वो ल्यूकोप्लास्ट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अदर टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट, ओके। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ही जो है कन्वर्ट होता है डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट में। एग्जाम्पल जो दिया है रॉ ग्रीन टोमेटोज, मतलब जो कच्चा जो टोमेटो होता है वो ग्रीन होता है, देन इट्स टर्न इनटू रेड, फिर बाद में वो रेड में कन्वर्ट होता है ड्यू टू द ब्रेक डाउन ऑफ अ क्लोरोफिल एंड सिंथेसिस ऑफ अ तो ये कैसे होता है ग्रीन से रेड, क्लोरोफिल जो है वो कन्वर्ट होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है, और वो जो है लाइसोपिन में जो है ट्रांसफर होता है, तो इससे जो है उसको रेड कलर मिल जाता है। देन इंटरनेट माय फ्रेंड दिया हुआ है यहाँ पे क्या बताया है कि कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट मोर कलर एब्जॉर्ब इन फ्लावर फ्रूट्स एंड द रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट एंड कंप्लीट द अबाउ चार्ट। तो आपको जो है ये चार्ट को ऊपर में और भी एडिशन करना है कि जो बहुत सारे जो प्लांट के पार्ट के जो कलर्स है वो किस पिगमेंट की वजह से आते हैं, तो वो आपको वहाँ पे फिलअप करना है। देन जो है क्लोरोप्लास्ट दिया हुआ है यहाँ पे, तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम देखेंगे अभी। तो
एक्टिविटी दी है, टेक आउट अ थीन पील आर पील ऑफ अ रीनो आर क्रैटोन लीव एंड ऑब्जर्व द क्रोमोप्लास्ट अंडर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हमको क्या करना है, मतलब थीन जो है एक पील लेना है रीनो आर कॉटन नाम के जो प्लांट है उसके लीफ का, एंड ऑब्जर्व द क्रोमोप्लास्ट, और उसका जो है क्रोमोप्लास्ट हमको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखना है। तो यहाँ पे जो एक पिक्चर दिया हुआ है यहाँ साइड में। सो क्लोरोप्लास्ट आर इम्पोर्टेंट फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन द लीव्स। तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो कहाँ पे होता है, लीव्स में होता है, और वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। मतलब खाना बनाने का काम जो है वो करता है सनरेज से। एंड क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट ट्रैप सोलर एनर्जी। क्लोरोप्लास्ट का जो क्लोरोफिल है वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है एंड कन्वर्ट इट इनटू अ केमिकल एनर्जी, और वो जो है उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। स्ट्रोमा इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स, और जो स्ट्रोमा होता है यहाँ पे दिया है पिक्चर में, ये दिख रहा है आपको स्ट्रोमा। तो ये क्या करता है इन द क्लोरोप्लास्ट कंटेन, इसमें क्या होता है, एंजाइम होता है, डीएनए, राइबोसोम्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स दैट आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ये जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का, उसमें एंजाइम्स होते हैं, डीएनए, राइबोसोम्स, और डीएनए भी होता है। मतलब हमने क्लोरोप्लास्ट में भी जो है इसका खुद का डीएनए होता है। मतलब जब भी क्लोरोप्लास्ट को लगता है कि उसको और क्लोरोप्लास्ट की ज़रूरत है, तो वो जो है अपना खुद का जो है डीएनए की होता है उसको, तो वो खुद जो है मतलब उसको रिप्लिकेट करता है। मतलब जितने भी चाहिए होते हैं क्लोरोप्लास्ट वो तैयार कर सकता है। ठीक है, मतलब इसमें जो है ये डीएनए के रूप में जेनेटिक मटेरियल होता है उसका खुद का, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। तो ये भी जो है खुद के डीएनए की वजह से अगर ज़रूरत होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो वो जो है उसके जेनेटिक मटेरियल की वजह से वो जो है डिवीज़न का काम जो है वो खुद कर सकता है। मतलब उसके जैसे जो है क्लोरोप्लास्ट और जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है स्ट्रोमा में, एंजाइम्स, डीएनए, राइबोसोम्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, और ये जो है फोटोसिंथेसिस के लिए खाना बनाने के प्रोसेस में जो है ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ग्रैनम जो है ये दिया हुआ है, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, और ये इसका जो है इनर मेम्ब्रेन दिया है, और ये जो है आउटर मेम्ब्रेन दिया है। ये इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन दिया है। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, और ये जो स्पेस है इसको इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाता है, दो मेम्ब्रेन के बीच में का स्पेस। ओके, थाइलाकॉइड जो है एक के ऊपर एक जो है ऐसे रखा हुआ है, ये आप देख रहे हो। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, द क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, मतलब फूड में जो है कन्वर्ट करता है। क्रोमोप्लास्ट गिव्स डिफरेंट कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट, और क्रोमोप्लास्ट का काम क्या होता है, वो जो है फ्लावर फ्रूट को जो है अलग अलग कलर्स देने का काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ अ फूड लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन। और ये जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ये क्या करता है, सिंथेसिस के काम में जो है हेल्प करता है, और फूड को जो है स्टोर करके रखता है, लाइक स्टार्च है, ऑयल्स है, या फिर प्रोटीन्स के रूप में। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स कैन प्रोड्यूस प्रोटीन एज वेल एज रिप्लिकेट देमसेल्व्स एज दे हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड जो है ये क्या करता है, उनका खुद का जो डीएनए होता है उनमें, तो वो जो है रिप्लिकेट, मतलब जब भी लगता है उनको माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत होती है या प्लास्टिड की, तो वो जो है खुद के डीएनए से जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया जो है तैयार कर सकता है। ठीक है, और उसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसिस का काम भी जो है उसमें होता है।
ठीक है। आफ्टर स्टडिंग द सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स यू मस्ट हैव कम टू नो दैट ऑल द फंक्शंस ऑफ अ प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर टेकिंग प्लेस स्मूथली ड्यू टू द सेल ऑर्गेनेल्स। तो हमने जब ये सेल और सेल ऑर्गेनेल्स की जो स्टडी की है उससे हमें ये पता चल रहा है कि प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, इसका वर्क जो है स्मूथली होता है। किसकी वजह से? सेल के ऑर्गेनेल्स की वजह से, मतलब सेल में जो भी ऑर्गन्स होते हैं उसकी वजह से। सच डेवलप्ड सेल्स आर कॉल्ड अ यूकैरियोटिक सेल। और ऐसे जो डेवलप्ड सेल होते हैं जिसमें कि बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं और वो जो है अपना जो काम जो है परफेक्ट करते हैं और डेवलप्ड होते हैं, तो उसे यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड प्रोकैरियोटिक सेल्स ऑफ द बैक्टीरिया। हमने लास्ट ईयर में जो है बैक्टीरिया के प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था। लेट्स नाउ कंपेयर देम। तो इसको जो है हमें कंपेयर करना है आगे, ठीक है। यहाँ जो दिया है वर्क ऑफ इंस्टीट्यूट, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, NCCS, इसका शॉर्ट फॉर्म है, इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट। ये जो है एक अकेला इंस्टीट्यूट है वर्किंग अंडर बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये जो है बायोटेक्नोलॉजी का एक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। सो इट इज़ लोकेटेड इन द कैंपस ऑफ सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। और यहाँ ये कहाँ पर है? सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में है। और एंड इन्वॉल्व्स इन द रिसर्च ऑफ अ साइटोलॉजी। और ये रिसर्च वर्क किस पे कर रहा है? साइटोलॉजी, मतलब सेल की स्टडी कर रहा है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर नेशनल एनिमल सेल रिपोजिटरी। तो प्रोवाइड सर्विस, ये जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है नेशनल एनिमल सेल रिपोजिटरी को। और इट इज़ मेनली वर्किंग ऑन रिसर्च अबाउट कैंसर ट्रीटमेंट। और इनका मेन वर्क जो रिसर्च वर्क किस पे हो रहा है? कैंसर ट्रीटमेंट के ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो अब जो है हम देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस। तो यहाँ पे दिया है साइज 5 to 100 माइक्रोमीटर होता है यूकैरियोटिक डेवलप सेल का। और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो जो है डेवलप्ड नहीं होता है, तो 1 to 10 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। देन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मोर देन 1, मतलब क्रोमोसोम्स जो है एक से ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे ओनली 1 होता है, वो भी प्रीमैच्योर होता है, ठीक है। न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस में जो है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियोलस होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। तो और इसमें जो है न्यूक्लियाइड रिजेंबलिंग न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के जैसे ही जो है न्यूक्लियोइड होता है इसमें, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल में जो है न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन होता है न्यूक्लियर, उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी होता है और कुछ मेम्ब्रेन मतलब एक लिक्विड होता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड प्रेजेंट होता है यूकैरियोटिक सेल में। और दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब मेम्ब्रेन वाले जो सेल होते हैं वो इसमें नहीं होते हैं। एग्जाम्पल्स प्रेजेंट इन हाईली इवॉल्व यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर प्लांट एंड एनिमल। और ये जो है बैक्टीरिया में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया में होता है और यूकैरियोटिक सेल जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जो ह्यूमन बींग्स जो है उसमें, और प्लांट्स और एनिमल्स में भी जो है होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है ख़त्म हो रहा है। और एक्सरसाइज में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। और इसके लिए जो है आपको क्या करना पड़ेगा? राजर्षि क्लासेस को जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल बटन पर भी क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन जो है मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।